गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वही राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान के ज्योग्राफी के वही भू आकृतिक प्रदेश, यानी हमने पहला भू आकृतिक प्रदेश देखा था जो हमारा मरुस्थलीय एरिया था उसका। द्वितीय हम देख रहे थे मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र का कुछ पार्ट हमने पहले कर लिया है, लेकिन उससे कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, उसको आज हम इस वीडियो में जोड़ देते हैं। तो आपको पीछे आगे वाला वीडियो भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, ताकि कंप्लीट आपके डेटा जो हैं अरावली से संबंधित होंगे। स्टूडेंट चाहे आप कोई भी कंपटीशन तैयारी करें, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन का जो तरीका है, जो सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी, लेकिन इसको आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखें और इसे नोट्स भी बनाना चाहें बना लें आप। तो आज हम बात करेंगे अरावली प्रदेश की। जो हम कुछ बातें तो पहले कर चुके हैं, लेकिन उनको मैं रिपीट कर देती हूँ कि राजस्थान में जो अरावली प्रदेश जो है मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र जो हमारा है, जो दूसरा है, इसमें कितना किलोमीटर है? ये 992 किलोमीटर है। कहाँ है? गुजरात से लेकर और दिल्ली तक। ठीक है, अब गुजरात से दिल्ली तक 992 किलोमीटर है, उसमें से 550 मीटर जो है किलोमीटर जो है वो कहाँ पे है? कहाँ है? 550 राजस्थान में। 550 का मतलब क्या हुआ? लगभग 80%, यानी लगभग 80% अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो 80% अरावली राजस्थान में है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अरावली राजस्थान की है, क्योंकि वहाँ तो 20% जा रही है, वो भी 2 राज्यों में जा रही है। इधर दिल्ली जाती है और उधर क्या नाम है, इधर गुजरात जाती है, उधर दिल्ली जाती हैं। तो 2 राज्यों में ये मान लीजिए कि जो अरावली का जो महत्व है वो महत्व राजस्थान के लिए ही है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जल विभाजक रेखा भी मानी जाती है। इधर से जो सिंधु और सतलज व्यास इनका पानी जो मैदान को इधर कर देती है, और इधर जो है गंगा है, यमुना है, इनका मैदान इधर बना देती है। तो जल विभाजक के रूप में भी है। दूसरा जलवायु विभाजक के रूप में भी है, क्योंकि इधर जैसे आते हैं तो थोड़ी नमी रहती है, क्योंकि और इधर जब जाते हैं तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश है तो बरसात कम होती है, बरसात कम है तो वनस्पति कम है, वनस्पति कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यही कारण है कि हम इधर, यानी हमारी जलवायु का विभाजक है ये। और दूसरा जो है हमारा जल विभाजक भी है अरावली जो प्रदेश है। और सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, इसी का थोड़ा सा आगे पार्ट है। वो ये है कि इसमें महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं। दर्रे कैसे होते हैं? जैसे पानी आता है, जैसे बरसात में आता है, और उस पानी से कटाव लग जाता है किसी भी पहाड़ी एरिया में, और उससे फिर क्या बन जाते हैं? वो दर्रे बन जाते हैं। तो कटाव की वजह से जो है वो दर्रे बन जाते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला के महत्वपूर्ण दर्रे हैं, निम्नलिखित में से दर्रे हैं या नहीं हैं, पूछा जाएगा आपसे। तो महत्वपूर्ण दर्रे जो हमारे कौन कौन से हैं? देसूरी की नाल जो है, हाथी दर्रा है, केवड़ा की नाल है, जिलवाड़ा नाल है, और सोमेश्वर नाल है। ये क्या हैं? ये 5 इसके दर्रे हैं, ध्यान रखना है। देसूरी और हाथी नाल। देसूरी हाथी नाल के बाद जो आता है वो आता है केवड़े की नाल, फिर आता है जिलवाड़ा नाल और सोमेश्वर नाल। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारे अरावली पर्वतमाला है। उस अरावली पर्वतमाला के जो ढाली क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पे मैदानी भाग तो बहुत ही कम है, जो पूरी अरावली पर्वतमाला है, तो उसकी खेती जो की जाती है उनके ढालों पे की जाती है। जैसे मान लो कोई भी ये पर्वत एरिया है, ये पर्वत एरिया है, तो इसके जो ढाल हैं, ये ढाल हैं, ये ढाल हैं, ये ढाल हैं, इन ढालों पे क्या की जाती है? खेती की जाती है। और इन ढालों पर किसकी खेती होती है? मक्का। ठीक है, यानी अरावली पर्वतमाला जो हमारी है, इस अरावली पर्वतमाला में जो खेती की जाती है वो ढालों पर की जाती है। और वो किसकी खेती की जाती है? वो खेती की जाती है मक्का की। यानी अरावली पर्वतमाला के जो क्षेत्र हैं उसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद जो आती है कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये प्राचीन पर्वतमाला है, बहुत प्राचीन, जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के समय की गोंडवाना लैंड की है, तो बहुत प्राचीन, यानी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में है ये। लेकिन मैंने एक आज वर्ड और लिख दिया, वलित पर्वतमाला। वलित का मतलब होता है कि जब इसका निर्माण हुआ था तो निर्माण ऐसे नहीं कि एक साथ हो गया, धीरे 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 वलय के रूप में जो है इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप कभी ज्वालामुखी देखते होंगे तो ज्वालामुखी में क्या होता है? जैसे ये निकल गई, फिर ये निकल गया, फिर ये निकल गया, फिर ये निकल गया, फिर ये निकल, तो वलय बन गए ना, इसके सारे बहुत सारे वलय बन गए। तो इसी तरह अरावली पर्वतमाला का भी निर्माण किससे हुआ है? वलय के रूप में हुआ है। और ये वलय यानी कि प्राचीन वलित पर्वतमाला है। आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला प्राचीन पर्वतमाला, सही है। आपसे पूछे वलित पर्वतमाला भी है, ये भी सही है। तो मैं इसलिए लेके आई हूँ ये दोनों वर्ड, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है
वो वलित पर्वतमाला भी है, वलय से निर्मित पर्वतमाला भी है। उसके बाद आती है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 930 मीटर है समुद्र तल से, क्योंकि इधर से गुजरात और गुजरात से कच्छ का रण जो समुद्री एरिया इधर है वो 930 मीटर ही है। दूसरी बात आती है कि जो हमारी पर्वतमाला जो है इसके पश्चिमी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं, पश्चिमी भाग जो ये है इसके पश्चिमी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं या दक्षिण पश्चिम से जो नदियाँ निकलती हैं इसके पश्चिमी भाग से, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं और पूर्व भाग में निकलने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम और दक्षिण जो एरिया है अरावली पर्वतमाला का, उससे जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों का बहाव किस साइड में, पश्चिम वाले जो पार्ट है उसका किस साइड में है। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर जो सारी नदियाँ आती हैं उनका तो अरब सागर में है, और ये तो आपको कन्फर्म ही है कि यहाँ तक ही तो आएंगे, उसके बाद तो उधर जाएगा वो पानी। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर अरब सागर और उधर बंगाल की खाड़ी। तो यानी पूर्व में जो हमारी नदियाँ निकलती हैं इससे पूर्व भाग में वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। यानी पश्चिम में निकलने वाली नदियाँ तो गिरती अरब सागर तक जाती हैं, और पश्चिम में निकलने वाली नदियाँ कहाँ जाती हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी में। अब डायरेक्ट तो कोई नदी ऐसी नहीं है कि भाई जाती वो जाके सहयोगी नदियाँ हो जाती हैं, जैसे मान लो यमुना है, गंगा है, इन नदियों में जाके हमारी नदियाँ मिल जाती हैं, और उसका पानी गंगा और यमुना का पानी कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। इधर जो नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ बनकर वो कहाँ चली जाती हैं, अरब सागर में। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, आज मैंने फिर रिपीट कर दिया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे ऊंची पर्वतमाला है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, सबसे पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की जो ये पर्वतमाला है ये अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यानी गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और ये कितनी है, 1722 किलोमीटर है ये, और गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ है, सिरोही में। ठीक है, सिरोही में इसकी अवस्थिति है। उसके बाद हम जो है हमारा पूरा अरावली जो प्रदेश है, अरावली जो भूभाग जितना है हमारा भूआकृति प्रदेश, इस भूआकृति प्रदेश में को हम संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला भाग हमारा कौन सा है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, यानी पहला हमारा क्षेत्र कौन सा होगा, ये उत्तरी, ये तो हमारा पूर्व है, ये उत्तर, इसके बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र बोलते हैं। अब उत्तरी पूर्वी जो अरावली क्षेत्र है यानी ये आपका है उत्तरी पूर्वी, मैंने उस दिन पहले चर्चा की है पहली वाली वीडियो में, आप देखेंगे जब मालूम चलेगा कि हमारी अरावली पर्वतमाला जैसे जयपुर में है, अलवर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, यहाँ तक इसका विस्तार है। जब इन 3-4 जिलों में है तो आपको ये मालूम होगा कि इसका विस्तार जो है, यानी जयपुर में वैसे तो जयपुर से लेकर ये जो है कहाँ तक है, हरियाणा और राजस्थान की सीमा तक फैला हुआ है अरावली का ये वाला भाग, कौन सा, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी क्षेत्र कहाँ तक है, तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हमारा जयपुर से लेकर और ये जो है यहाँ तक है राजस्थान और हरियाणा की सीमा तक। और वैसे तो जयपुर से लेके और राजस्थान हरियाणा की सीमा तक फैला हुआ है। तो इस एरिया में कुछ क्षेत्र भी हैं जैसे शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावाटी से थोड़ा साइड में आता है उसको तोरावाटी की पहाड़ियाँ बोलते हैं, अलवर की पहाड़ियाँ और जयपुर की पहाड़ियाँ, यानी 4 पहाड़ियाँ हैं जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आती हैं। 4 पहाड़ियाँ आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा शेखावाटी पहाड़ियाँ तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आती हैं अरावली के में, तो शेखावाटी है, शेखावाटी के बाद कौन सी है, तोरावाटी है, और तोरावाटी के बाद कौन सी है, अलवर की पहाड़ियाँ हैं, और अलवर की पहाड़ियों के बाद कौन सी है, जयपुर की पहाड़ियाँ हैं। यानी जयपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं वो अरावली के उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। अब स्टूडेंट्स आता है कि शेखावाटी में, तोरावाटी में, अलवर और जयपुर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के कई बार नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार पहाड़ियों की मैचिंग भी करवा ली जाती है जिलों से, और कई बार उनकी लंबाई की, उनकी ऊंचाई का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि उन क्रम के अनुसार इनको जमाइए। ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन आपसे पहाड़ियों को लेकर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में, सबसे इजी क्वेश्चन है।
दूसरा आपको जो है उनकी ऊंचाई क्रम में पूछा जाएगा कि सबसे रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची है, फिर कौन सी है, ये इनकी जो मीटर में जो ऊंचाई है वो पूछ ली जाती है। और तीसरी जो हो सकता है कि इनकी जो है क्रम पूछ लिया जाए कि कौन कौन से मैप में भी आप अंकित करवा लिया जाए। तो आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो कौन से जिले से संबंधित हैं ये, एक फिर पूछ शेखावाटी की कौन सी, तोरावाटी की कौन सी, जयपुर की कौन सी, और अलवर की कौन सी हैं। इसके अलावा जो है जैसे रघुनाथगढ़ सीकर में है, ये और सौर पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियों के जिले भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऊंचाई के क्रम में आपसे जमवा सकते हैं। यही पहाड़ियों के क्वेश्चन होते हैं। तो हम सारा में देखेंगे। अभी तो हम उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश देख रहे हैं। तो इस क्षेत्र में सबसे पहली आती है वो आती है रघुनाथगढ़। यदि आपसे मैं पूछूं कि उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका उत्तर आएगा रघुनाथगढ़। ठीक, आपको क्वेश्चन देखना है। आपको वो तो आएगा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची गुरु शिखर है, लेकिन उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की पूछे तो कौन सी आएगी, रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ हमारी पहली है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। और रघुनाथगढ़ का संबंध किस जिले से है, सीकर से। आपको ध्यान रखना है कि रघुनाथगढ़ सीकर से है। बाबाई जो है रघुनाथगढ़ और बाबाई जो है वो कहाँ से हैं, झुंझुनू से हैं। और झुंझुनू में इसकी ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर। तीसरी है, यानी रघुनाथगढ़ आपको याद होगी सीकर है, बाबाई जो है वो है झुंझुनू में है। खो जो है, खो बहुत बार पूछा गया कि खो का संबंध है, तो खो कहाँ पे है, जयपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। यानी आप ध्यान में रखें, पहले नंबर पे है रघुनाथगढ़, दूसरे नंबर पे है खो। यदि मैं क्रम बताऊं आपको, पहला दूसरा पे खो आ गई है, और तीसरे नंबर पे यदि मैं देखूं तो आ गई भैराज। भैराज की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, अलवर में। मैच करवा लिया जाता है बहुत बार आपसे कि भैराज की पहाड़ी हैं, खो की हैं, मुंबई की हैं, रघुनाथगढ़ है, बैराठ है, ठीक है। तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो भैराज कहाँ पे है, भैराज है अलवर में। अब भैराज की पहाड़ियाँ अलवर में हैं, खो की पहाड़ियाँ जयपुर में हैं, और उसके बाद बैराठ की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, जयपुर में। यानी खो और बैराठ दोनों जयपुर में हैं। मैंने अलग इसलिए लिख दिया, इनकी ऊंचाई को आपको कंफ्यूज नहीं होगा। खो की 920 मीटर हैं और बैराठ की पहाड़ियों की 704। यानी जो पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं उनमें से सबसे नीची पहाड़ी बैराठ की पहाड़ी है, ठीक है ना। एक बार फिर आप रिपीट कर लीजिए, रघुनाथगढ़ सीकर में है, बाबाई झुंझुनू में है, खो जयपुर में है, भैरोज अलवर में है, और बैराठ जयपुर में। तो आपको ये ध्यान रखनी है सारी की सारी पहाड़ियाँ की। ये पहाड़ियाँ जो हैं कितनी कितनी उनकी ऊंचाई है, 1055 है, 920 है, 792 है, 780 है, और 704 है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम। यानी अरावली की जो स्थलाकृति थी उसके 4 पार्ट थे, जिसमें सेकंड पार्ट है मध्यवर्ती अरावली श्रेणियाँ। तो मध्यवर्ती अरावली श्रेणियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, ये हमें देखना है। तो मध्यवर्ती अरावली श्रेणियाँ जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, मध्यवर्ती ये वाला एरिया। तो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, मेन जो पीक पॉइंट है वो है अजमेर, पहला आएगा अजमेर, उसके बाद जयपुर, सीकर, झुंझुनू और टोंक की कुछ पहाड़ियाँ जो हैं वो किस में आती हैं, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में आती हैं। यानी मध्यवर्ती जो भाग है वो कहाँ है, तो मध्यवर्ती भाग जैसे हम देखते हैं इस मैप में, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले अजमेर आएगा। अजमेर का जो अजमेर मेरड़ा जिसको बोलते हैं हम, जिसमें तारागढ़ की पहाड़ियाँ हैं, तो अजमेर आएगा, फिर जयपुर उधर वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ऊपर की ओर सीकर झुंझुनू आ जाएगा, और टोंक की जो है ना कुछ पहाड़ियाँ आएंगी। यानी ये 5 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। फिर है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि अजमेर में है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मेनली। और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर जिनमें कौन कौन सी हैं, तो एक तो है तारागढ़ और दूसरी है नाग की पहाड़ियाँ। तारागढ़ की पहाड़ी जो है यानी कि मध्यवर्ती जो हमारा है, मध्यवर्ती अरावली जो श्रेणी है उसमें जो सबसे ऊंची पहाड़ी यदि हम देखें तो तारागढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। यानी तारागढ़ की पहाड़ी इसमें सबसे ऊंची है। जैसे हमने देखी थी कि पूरे राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में जो है गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पर्वत वो है शिखर है। उसके बाद यदि हमने जब उत्तरी पूर्वी
उत्तरी पूर्वी हमने पर्वत श्रृंखला देखी थी। उस उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला में रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची थी। और उसके बाद यदि हम देखते हैं मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में, तो मध्यवर्ती अरावली श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊंची पहाड़ी तारागढ़ की पहाड़ी, और तारागढ़ और नाग दोनों ही पहाड़ियाँ अजमेर में अवस्थित है। तो तारागढ़ की जो पहाड़ी है वो 870 मीटर है और नाग की पहाड़ियाँ कहाँ हैं 795। यानी आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि तारागढ़ की पहाड़ी स्थित है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा कहाँ है अजमेर, मेरवाड़ा अजमेर में, ठीक है। नाग की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, नाग की पहाड़ियाँ अजमेर में। कई बार श्रेणी जैसे हमने पीछे देखी थी कि रघुनाथगढ़ की, भोग की, ब्रांच की, तो ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, सारी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी। तो क्रम में सारों को मिला के वो क्रम पूछ सकता है, तो उस क्रम में भी आपको मालूम होना चाहिए कि 870 मीटर तारागढ़ की है, तो वहाँ पे 400 भी कुछ थी, तो वो उसके नंबर नीचे आ जाएगा। उसी तरह से इसका 4 पार्ट मैंने स्थलाकृति की बताया था, अरावली की स्थलाकृति की। तो मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में मैंने बता ही दिया है कि इसमें मेरवाड़ की जो पहाड़ियाँ जिसमें तारागढ़ आता है और दूसरा नाग की पहाड़ियाँ आती हैं। तीसरा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। और मेवाड़ का नाम लेते के साथ शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश यानी मेवाड़, और मेवाड़ यानी उदयपुर और उदयपुर के आसपास का एरिया जो होता है उसको हम मेवाड़ में रखते हैं। तो मेवाड़ बस इतना सा एक बार हमें एक पॉइंट तक तो पूछना है कि मेवाड़ का नाम लेते आपको उदयपुर याद आ जाना चाहिए, और उदयपुर और उसके आसपास का एरिया जो है वो मेवाड़ में आता है। तो कौन सा है, उदयपुर तो हो ही गए हैं। उदयपुर के बाद कौन सा, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये किस में आते हैं, मेवाड़ में, ठीक है। तो मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है इसमें क्या क्या आता है, तो मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश में जो है पहले तो हमें मेवाड़ क्षेत्र इंकित करना है। तो मेवाड़ कहाँ पे है, उदयपुर में है, डूंगरपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, और सिरोही का कुछ भाग जो है वो जो मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है उसमें आता है। तो नाम आपको ध्यान होने चाहिए कि उदयपुर, उसके आसपास तो उदयपुर है, उत्तर उदयपुर के बाद डूंगरपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और सिरोही है। क्योंकि उदयपुर आ गया, उदयपुर के बाद राजसमंद तो आपको जुड़ा हुआ, राजसमंद आ गया, फिर चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा तो चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ प्रतापगढ़, ये सारे तो आएंगे। बस एक थोड़ा हमें अलग लगता है वो सिरोही, ठीक है। तो सिरोही भी जो है, सिरोही का कुछ पार्ट जो है इसमें आता है। अब एक मैंने बीच ऊपर और भी चीज़ है कि भोरट का पठार, ये क्या चीज़ आ गई नीचे, भोरट का पठार यानी पठारी क्षेत्र है राजस्थान में, और ये भोरट का पठार जो है यानी माउंट आबू का जो पठारी क्षेत्र उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा पठारीय क्षेत्र है। यानी अभी हम पढ़ेंगे 4th पार्ट में, तो उससे पहले बता दूं माउंट आबू का जो हमारा खंड है, जो हमारा पठारी क्षेत्र, वो सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है माउंट आबू सिरोही में जो है, वो हम 4th पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद यदि दूसरे नंबर पे हम यदि किसी ऊंचाई की बात करें पठारी क्षेत्र की, तो वो कौन सा है, वो है भोरट का पठार। अब बात आती है कि भोरट का पठार कहाँ से कहाँ तक है, माउंट आबू तो सिरोही में एक ही जगह पे है, तो इसमें कि भोरट का पठार कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोरट के पठार है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया में, तो ये आएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ किस में आता है, राजसमंद में आता है आजकल, और गोगुंदा कहाँ पे है, उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठारी भाग है उसको हम भोरट का पठार कहते हैं। यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा दोनों आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच में है उसको हम भोराट का पठार कहते हैं। और ये भोराट का पठार क्या है कि आबू पर्वत के बाद दूसरा उच्च पठारीय भाग है ये राजस्थान का, माउंट आबू पहले नंबर पे और ये जो है ना भोरट का पठार दूसरे नंबर पे। अब बात आती है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जब उसकी ऊंचाई पढ़ेंगे, जब हम उसकी ऊंचाई, लेकिन हम तुलना करते हैं कि माउंट आबू सबसे ऊंचा है और दूसरे नंबर पे ये आता है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। यानी 1225 मीटर जो है वो हमारा कौन सा, भोरट का पठार जो गोगुंदा और किसके बीच में, कुंभलगढ़ के बीच में अवस्थित है। अब 1225 मीटर है भोरट का पठार जो आबू पर्वत के मतलब दूसरा नंबर पे आता है, और ये है कहाँ, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। ध्यान रखना है आपको, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की जो पठारी भाग है उसको भोरट का पठार कहा जाता है। अब बात ऊंचाई भी आपको बता दी, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आती है कि इसमें जो है कौन कौन सी, जैसे हमने 3 पार्ट देखे हैं, उन 3 पार्टों में हमने ऊंची श्रेणियां भी देखी हैं कि कौन कौन से, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था, उत्तरी पूर्व भाग पढ़ा था, उसके मैंने सारे बताए थे आपको कि ये ऊंची पहाड़ियां हैं, रघुनाथगढ़ थी, ब्रोथ थी, ब्रोज थी, बैराट थी, ये सारी ऊंची पहाड़ियाँ थी। जब हमने ये पढ़ा कि मध्यवर्ती अरावली श्रेणियाँ, जब दूसरे नंबर का हमने पढ़ा, तो मध्यवर्ती अरावली श्रेणियाँ जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने मध्य वर्ग में यानी मध्य क्षेत्र में हमारे अरावली के जो मध्य भाग है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो अजमेर मेरठा की पहाड़ियाँ आती हैं मेनली, तो और उसमें कौन सा था, तारागढ़ और नाग।
ये दोनों पहाड़ियाँ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो ये पहाड़ियाँ हैं जो अजमेर की है, जयपुर की है, उसके अलावा झुंझुनू की है, सीकर की है और टोंक की है, इन पहाड़ियाँ का जो कुछ पार्ट है किस में आ जाता है, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में। लेकिन मध्यवर्ती अरावली श्रेणी की यदि मेन बात करी जाए तो वो कौन सी हैं, मेरठा की पहाड़ियाँ। और मेरठा की पहाड़ियाँ किसको बोलते हैं, जहाँ अजमेर में जो अवस्थित है, अजमेर मेरठा पहले था अपना, तो उस अजमेर मेरठा में यानी मेरठा और मेवाड़ और मारवाड़ इनमें अंतर है। मेरठा का अजमेर से संबंध है, मारवाड़ जो है जोधपुर उसके आसपास के एरिया से, मेवाड़ जो है उसका संबंध हमारा किससे, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र से। तो यानी हम सेकंड पार्ट में हमने तारागढ़ जो है हमारी जो अरावली का मध्यवर्ती प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी थी। उसके बाद नाग की हमने बात करी थी, नाग की पहाड़ियाँ। वैसे ही फिर हमने तीसरे पार्ट में गए थे कि हमारा जो पठारी चट्टानी प्रदेश थी, मेवाड़ का जो चट्टानी क्षेत्र था या फिर हमारा भोराट का पठार था, इनमें सबसे ऊंची श्रेणियाँ जो थी वो श्रेणियाँ हम देख रहे हैं। तो एक तो हाँ जरगा, ठीक है, जरगा की पहाड़ियाँ। तो जरगा की पहाड़ी, जरगा की जो पहाड़ी है वो राजस्थान की चौथे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। ऑल ओवर यदि राजस्थान की बात करें, मान लो मैं मध्यवर्ती अरावली का पहाड़ी क्षेत्र पूछूं तो मध्यवर्ती अरावली में तो सबसे ऊंची तारागढ़ की पहाड़ी है, लेकिन वो तारागढ़ की पहाड़ी की तो ऊंचाई बहुत कम है, 870 मीटर ही है, जो अन्य पहाड़ियों से बहुत ऊंचा है। लेकिन यहाँ तो इस एरिया में तो सबसे ऊंची यही है ना, इस पार्ट में तो। और यदि उसकी बात करें तो उसमें जो है कौन सी है सबसे ऊँची, यानी कि हमारा जो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश है उसमें सबसे ऊँची पहाड़ी जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है जरगा। कितनी है, 1413 मीटर। याद रखना है कि जरगा की ऊंचाई इन सब से हमने जो पढ़ी है उनसे सबसे ज़्यादा है, 1413 मीटर है। और ये यानी इसी क्षेत्र में जो है ये अन्य जो कौन कौन सी हैं, तो अन्य इस क्षेत्र में अन्य कौन कौन सी, गोगुंदा तो हमने पढ़ी लिया कि गोगुंदा इसी क्षेत्र में आता है। उसके बाद सायरा, ठीक है, जरगा के साथ साथ कौन कौन सी मिलती हैं, गोगुंदा मिलता है, सायरा मिलता है और कोटड़ा, 2-3 जो पहाड़ियाँ हैं और हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी आपको जरगा याद रखनी है, जरगा के बाद हमें कौन सी याद रखनी है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ रखनी है जो 840 किलोमीटर हैं। उसके बाद हमें सायरा की पहाड़ियाँ जो 900 मीटर हैं, और तीसरे में कोटला की पहाड़ियाँ जो बहुत कम है, 450 मीटर। तो यानी कि ये हमारा तीसरा पार्ट 3 तो हमारे हो चुके। जो मैंने बोला था कि अरावली का जो स्थलाकृति है, पूरी स्थलाकृति है, इसको हम 1 भाग, फिर यहाँ हम 2 भाग, यहाँ हम इसका 3 भाग और यहाँ हम इसका 4 भाग, यानी चौथा भाग जो है हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके 3 भाग हो चुके हैं, एक है उत्तरी पूर्वी भाग आ गया, मध्यवर्ती अरावली आ गया, अब यहाँ पे पठारी भाग आ गया, चट्टानी प्रदेश जो था वो, और उसके बाद अब नीचे जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, चौथा आबू पर्वत खंड, कि आबू पर्वतमाला जो है उसका क्या क्या है, आबू का क्या। तो चौथा पार्ट जो हमारा आएगा ये आबू वाला आएगा, आबू पर्वत खंड। ठीक है, तब आगे जो है हम उसका जो 4th पार्ट देखते हैं। यानी मैंने बताया था आपको कि अरावली पर्वतमाला जो थी, अरावली मध्यवर्ती अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको हमने 4 पार्टों में देखा। तो 4th पार्ट जो हमारा होगा वो होगा आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत का जो एरिया है वो वाला पार्ट होगा हमारा 4th में, लास्ट में जहाँ ये है ये। तो आबू पर्वत खंड जो है वो कहाँ है, ये हमारा जो है आबू पर्वत खंड जो है ये कहाँ पर है लगभग, तो ये है सिरोही, उदयपुर का थोड़ा पार्ट, जालोर, इस एरिया में जो है ये फैला हुआ है, और थोड़ा सा है बाड़मेर तक, बाड़मेर, जालोर, और उसके अलावा बाड़मेर, जालोर के बाद कौन सा, सिरोही और उदयपुर, इन 4 जिलों में जो है हमारा ये आबू पर्वत खंड जो है वो है। अब ये आबू पर्वत खंड जो है वो कहाँ पे है हमारा, यानी ये आबू पर्वत खंड जो है ये हमारा उच्चतम खंड है राजस्थान का। यदि हम देखें पठारी भाग में तो हमारा सबसे ऊंचा जो पठारी जो खंड है वो सबसे ऊंचा कौन सा है, यही है आबू पर्वत खंड। यानी अरावली पर्वतमाला की सबसे जो ऊंचाई है, चाहे वो पठारी भाग देखें, चाहे पर्वत श्रृंखली देखें या फिर उनका शिखर देखें, तो सब कहाँ पे हैं, यहीं पे हैं। तो ये क्या है कि ये उच्चतम भाग है। पहले तो माउंट आबू पर्वत खंड जो है सबसे ऊँचा खंड है। कहाँ पे है ये माउंट आबू का, इस सिरोही और उसके आसपास के एरिया में है। उसके बाद आता है कि उच्चतम खंड, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर के आसपास। उसके बाद होता है कि इसी के साइड में जो है एक उड़िया का पठार है, इसके पास में ही यहीं पे है, आबू पर्वत खंड का ही पार्ट है उड़िया का पठार।
और ये उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारीय भाग है। यानी इससे पहले जो मैंने आपको एक पठारीय भाग आपको बताया था तो वो दूसरा नंबर पे था, मैंने बताया था कि सेकंड नंबर पे आएगा। और ये जो था ये उड़िया का जो पठारीय भाग है, ये उड़िया का पठारीय भाग जो है, भोराट का पठार जो मैंने आपको बताया था, यानी भोराट का पठार तो दूसरे नंबर पे था और उड़िया का पठार कैसे कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। कितना है, 1360 मीटर ऊंचा। अब ये क्या है कि ये भी कहाँ है, उड़िया का पठार भी सिरोही में ही है, माउंट आबू भी सिरोही में है, उड़िया का पठार भी सिरोही में है। गुरु शिखर जो है, यानी गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है, आबू पर्वत खंड में है। और ये गुरु शिखर के नीचे कौन सा है, उड़िया का पठार है। तो यानी गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और जो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब गुरु शिखर के बाद यहाँ पे अन्य कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो अन्य एक शेर है, दूसरी है दिलवाड़ा, तीसरी है अचलगढ़ और यानी कि इस एरिया में जो है सिरोही के जो एरिया है इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो है गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है 1442, अचलगढ़ है 1380 और उसके बाद जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ी एरिया थोड़ा सा उसके पश्चिम में आ जाता है, माउंट आबू के पश्चिम में यहाँ पे आता है, ये इधर आ जाते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वह है डोरा पर्वत शिखर। तो यहाँ पे यानी डोरा पर्वत शिखर है, यहाँ पे ये इसका एरिया है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। उसके बाद आता है इसी में जो, क्योंकि जालोर में फैला हुआ है तो जालोर में कौन कौन सा है, तो इसराना भाकर जालोर में है, ऊंची पर्वतीय क्षेत्र पर्वत श्रेणी। और जिसको बोलेंगे हम सबसे जो जैसे हमने इधर बोला गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वैसे जो है जालोर में यदि देखें तो यह है इसराना की चोटी, रोजा भाकर, जालोरा भाकर, यानी भाकर जहाँ भी आ जाएगा तो जालोर में है और ये क्या है, चोटियाँ हैं, ठीक है, पर्वत चोटियाँ। उसके बाद आता है कि ये तो जो थी हमारी जानकारी, ये सारी जानकारी तो हमें जो हमारा माउंट आबू खंड था उसकी थी, लेकिन उसके अलावा जो है हमारे इसमें मध्यवर्ती अरावली जो प्रदेश पर्वतीय प्रदेश था उसके बारे में और हमारी जो जानकारी थी कॉमन, यानी चारों भाग जो हमारे थे, चारों भागों के संबंध में कॉमन जो जानकारियाँ वो भी हमारी थी यहाँ पे। ये थी कि उत्तरी पूर्वी जो भाग हैं, उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो पोतवार पठार के नाम से जाना जाता है। जो हमारा जो ये उत्तरी पूर्वी भाग था हमारा, ये वाला जो भाग है किसके नाम, पोतवार पठार के नाम से, यानी इसको हम, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोतवार पठारीय भाग। उसके बाद जो है वो है कि अजमेर से लेकर सिरोही तक, यानी ये हमारा अजमेर है, यहाँ बीच सा में आ जाएगा, और ये सिरोही है, यहाँ तक जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, इन पर्वत श्रृंखलाओं को क्या बोला, कैसी है ये, तानपुरा आकार की। तानपुरा का मतलब होता है कि क्या है कि वो नीचे से तो चौड़ी है और ऊपर से सकड़ी है, तो तानपुरा आकर, तानपुर जो पुरा है वाद्य अंतर है और उस वाद्य अंतर की आकृति की ये हमारी आकृति बनती है। उसके अलावा मैंने कहाँ पर है तानपुरा का आपसे पूछा जाए तो अजमेर और सिरोही के बीच की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको हम तानपुरी के आकार की, गोलाकार की हैं, तो उसे तानपुरी आकार, यानी ऊपर नीचे से तो चौड़ी है और ऊपर से सकड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें मिलती है इस पूरी अरावली क्षेत्र में, तो वो ग्रेनाइट तो मैंने बता दिया था, ग्रेनाइट तो यहाँ का फेमस है ही। उसके अलावा क्या क्या मिलता है, क्वार्टराइज मिलता है, नीस मिलता है, सिस्ट मिलता है और ग्रेनाइट तो है ही। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखें, नीस और सिस्ट। उसके अलावा क्वार्टराइज जो है वो मेनली यहीं पर मिलता है, अरावली, इसी में मिलता है, अरावली वाले एरिया में। उसके बाद आपको बता दूँ कि अरावली पर्वत से जो नदियाँ निकलती थी, इन नदियों में हमारी प्राचीन सभ्यता का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी यानी अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों के क्षेत्र में हुआ है। और वो क्या, कौन कौन से थे, यानी प्राचीन सभ्यताएं हमारी कहाँ विकसित हुई, अरावली पर्वतमाला से जब नदियाँ निकली वहाँ पे हमारी सभ्यताएं विकसित हुई। क्योंकि सभ्यता कहाँ होती है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था वहाँ धीरे धीरे बस्तियाँ बसना स्टार्ट हो जाती है, आबादी स्टार्ट हो जाती है, सभ्यता वहीं विकास होगा, वहीं विकसित होगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर तीन सभ्यताएँ जो है हमें दिखाई देती हैं नदी क्षेत्र में। अहाड़ की सभ्यता उदयपुर में, बालाथल ये भी यहीं पे है, और बागोर, ठीक है, बालाथल, बागोर और अहाड़, ये तीनों सभ्यताओं का विकास जो है वो इसी क्षेत्र यानी कि इससे निकलने वाली नदियों से हुआ है। साथ में यहाँ पे 56 की पहाड़ियाँ, 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ, स्टूडेंट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको।
56 की पहाड़ियाँ अलग है, 56 का मैदान अलग है। तो मैं बात करती हूँ 56 की पहाड़ियों की। फिलहाल 56 के मैदान बाद में करेंगे हम। तो 56 की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो 56 की पहाड़ियाँ जो हैं हमारे जालोर और कहाँ पे, बाड़मेर। ये जालोर और बाड़मेर का जो एरिया है इसमें जो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, उसमें जो गोलाकार से जो बनी हुई हैं यानी 56 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो उनको 56 की पहाड़ियाँ कहा गया। और मेन इनका इंगित का है सिवाना क्षेत्र। सिवाना का किला भी हमारा एक, तो सिवाना क्षेत्र जो है वहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं और ये पड़ता है जालोर और बाड़मेर। उसके बाद है कि यहाँ पे एक नाकोड़ा पर्वत भी है, नाकोड़ा पर्वत श्रेणी भी है जो भी हमारे जालोर नाकोड़ा का पर्वत, और नाकोड़ा का मंदिर भी है। कहाँ पे? नाकोड़ा पर्वत क्षेत्र में जो जालोर में है। इसके अलावा जो है जालोर जो हमारा है उसको ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है जालोर को। तो ये थी आज हमारी जो है मध्यवर्ती अरावली पर्वत प्रदेश की सारी जानकारियाँ। शायद इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई होंगी, मुझे लगता नहीं कुछ चीज़ें बची होंगी क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स को छोटे छोटे खोल के आपको बताई हैं। फिर भी इसमें आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, पूछे कि मैम ये क्या चीज़ है, तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और जो भी वीडियो बीच में रह रही हैं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा वेट करिए, उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, जल्दी पूरी हो जाएंगी वो। धन्यवाद। तो आज हम जो राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उसका तीसरा पार्ट आज हम देख रहे हैं। और वो तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा? पूर्वी मैदानी भाग। यानी तीसरा पार्ट जो हमारा है वो पूर्वी मैदानी भाग है। और पूर्वी मैदानी भाग कहाँ है? ये आपको जो कट के निशान दिख रहे हैं ये हमारा पूर्वी मैदानी भाग है। अभी पूर्वी मैदानी भाग कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से जिलों में? तो पूर्व के ज़िले तो सारे हैं ही, उसके साथ में जो है दक्षिण के भी हमारे 3 ज़िले जो हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। यानी पूर्व के ज़िलों के साथ 3 ज़िले दक्षिण के जब हम करते हैं तो वो पूरा क्या बन जाता है? हमारा मैदानी भाग बन जाता है पूरे राजस्थान का। कौन कौन से ज़िले हैं देख लीजिए आप। स्टार्टिंग से जयपुर ज़िला है हमारा, बीच में आता है। अलवर है, साइड में आता है। भरतपुर कोने पे आता है। दौसा है, नीचे आता है जयपुर के पास में। सवाई माधोपुर उस कोने में आता है। करौली उसके नीचे आता है। उसके बाद टोंक आता है, अजमेर आता है, और उसके बाद डूंगरपुर तो बिल्कुल नीचे आ ही गए हैं। यानी पहले हमारे यहाँ पे आएगा प्रतापगढ़, यहाँ आएगा बांसवाड़ा और यहाँ आएगा डूंगरपुर। यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो इस तरह से हमारे यदि कुल ज़िले हम देखें तो हमारे ज़िलों की संख्या कितनी है? 11। यानी पूर्वी मैदानी जो भाग हमारा है उस पूर्वी मैदानी भाग में 11 ज़िले आते हैं। 11 ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। 3 तो नीचे के हैं जो आपको क्लियर हो ही गए हैं, प्रतापगढ़ आ गया, फिर बांसवाड़ा आ गया और फिर डूंगरपुर आ गया। और यदि हम वहाँ उधर से देखते हैं तो भरतपुर आ जाता, अलवर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, जयपुर आ जाता है, जयपुर के नीचे दौसा आ जाता है, फिर इधर टोंक आ जाता है, सवाई माधोपुर आ जाता है, करौली आ जाता है। तो ये सारे ज़िले क्या हैं? अजमेर आ जाता है। यानी ये पूरा जो हमारा एरिया है ये पूरा एरिया कैसा है? मैदान के रूप में। मैदानी भाग क्यों है? क्योंकि इसके जो है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम भाग यदि हम देखते हैं इसका, तो पश्चिम भाग में अरावली पर्वतमाला है और अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली जो नदियां हैं उनसे मैदानी भाग बनता है। तो इनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उनसे मैदानी भाग बनता है, इसलिए इसको हम कैसा बोलते हैं? पूर्वी मैदानी भाग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। पूर्व में है ना, इधर अरावली पर्वतमाला, इसके पूर्व में यदि देखेंगे तो कौन है? पूर्व में है मैदानी भाग। तो इस अरावली पर्वतमाला को ध्यान में रखकर ही इसको पूर्वी भाग बोला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग। अब जब हमारा सेकंड का यदि हम देखते हैं तो सेकंड में आता है, सेकंड चीज़ हम देखेंगे यानी अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है, पहला हो ही चुका है। और मैदानी भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना का क्या है? उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। गंगा यमुना का उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। अब आप कहेंगे कि मैडम गंगा यमुना तो हमारे राजस्थान में आती नहीं, तो फिर भाग मैदानी कैसे हो गया? अरे जो गंगा और यमुना की जो सहायक नदियाँ होती हैं उन नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको हम गंगा यमुना का मैदान ही बोलते हैं। यानी सहायक नदियाँ जो मैदान बनाती हैं वो मैदानी भाग भी उन्हीं नदियों के नाम से जाना जाता है। तो यानी गंगा यमुना की जो सहायक नदियाँ हमारी हैं उन सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको बोला जाता है उत्तरी पूर्वी गंगा यमुना का मैदान। अब आगे बात आती है, वो आती है कि जो हमारा ये एरिया है इसमें आप देखते हैं कि जो अरावली से जो निकलती हमारी सारी नदियाँ ऐसे बहती हैं।
जब भी हम नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों का जो बहाव किधर होगा, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। इधर पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा क्या होगा, नदियों का बहाव होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारा जो ढाल है इस क्षेत्र का, ढाल किससे देखा जाता है, पानी से, कि पानी किधर बहकर जा रहा है। जब पानी उस साइड में बहेगा तो इसका मतलब वो जमीन नीची है, जिस दर से जा रहा है ये ऊंची है, ये बात हुई ना। तो इसका मतलब पानी से देखा जाता है, पानी क्या है, नदियां हैं। तो नदियों के बहाव के आधार पर किसी भी क्षेत्र के ढाल को निर्धारित किया जाता है। तो ये नदियां हैं किधर जाती हैं, हमारे पूर्व की तरफ जाती हैं। पूर्व की तरफ जाने के कारण इसका जो ढाल है वो कैसा है, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ। फिर आता है हमारा कि जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुल कितना भूभाग है हमारा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा 61% है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। इसमें हमारा जो है वो 9% है, यानी 9% भूभाग हमारा अरावली में जाता है। और उसके बाद जो है 23% भाग हमारा इसमें जाता है, ठीक है। यानी इस भाग में हमारा कितना है, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, पूरा भूभाग दिख रहा है, इसका 23% भाग जो है वो किस में जाता है, पूर्वी मैदानी भाग में। 23% आपको ध्यान रखना है, 61 है, 9 है और 23 है। उसके बाद यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, जनसंख्या है यहाँ पे लगभग 40%, 39 उसको लगभग यदि 40 भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, बात लगभग का मतलब वही होती है कि वो 39 भी हो सकती है, वो 41 भी हो सकती है। तो लगभग 40 यानी 39% यहाँ पे जनसंख्या है। इसका मतलब है कि जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, है या नहीं है भाई। जो हमारी है कुल भूभाग है, भूभाग के आधार पे 23% लोग यहाँ पे रहते तो एक नॉर्मल कंडीशन होती, लेकिन वहाँ जो भूभाग तो इतना सा है हमारा और उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तुलनात्मक यदि हम देखते हैं तो देखिए, जैसे मान लो ये हमारा ये वाला पार्ट है, कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसमें भूभाग हमारा कितना है, 61%, और यहाँ जनसंख्या कितनी रहती है, 40%। अब बता दो आप कितना कम है यहाँ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, दूरियाँ हुई ना, क्योंकि लोग कम है, जमीन ज़्यादा है। सेकंड में मैंने बताया कि ये 9% भूभाग पर हमारी अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और यहाँ पे 10% लोग रहते हैं। तो यहाँ पे लगभग रेशो थोड़ा समान ही है कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह की एक कंडीशन बन सकती है हमारी। और तीसरा हमारा पूर्वी मैदानी भाग है, उसने तो हद ही कर दी, 23% भूभाग है और 39% जो है वो हमारी जनसंख्या है। तो जनसंख्या कैसे है, सटी हुई है बिल्कुल इनमें, ऐसे रहेगी जब भी होगा, क्योंकि भूभाग है नहीं, जनसंख्या उससे ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि मैदानी भाग या पानी के पर्याप्त साधन हैं। पानी के पर्याप्त साधन होने के कारण सब चीज़ डेवलप यहाँ हो जाती है। जब पानी नहीं होता तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए यानी कि जनसंख्या घनत्व यदि देखें तो यहाँ बहुत जनसंख्या घनत्व है, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में। और इसी का जो नीचे वाला पार्ट यदि हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ लेते हैं, इनमें भी जनसंख्या बहुत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में, यहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो है यदि हम यहाँ वर्षा की कंडीशन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला के इधर है और इधर होने के कारण यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी 50 से ज़्यादा और 80 से कम यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ये जो हम रेशो निकालते हैं ये रेशो होता है पूरी साल का, ठीक है। उसके बाद होती है कि यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ ठंड रहती है, गर्मी रहती है, ना ठंड ना गर्मी रहती है, या फिर बहुत ठंड रहती है, कैसी जलवायु है। तो यदि हम यहाँ की देखें तो यहाँ तो उष्ण है, गर्मी है बहुत, उष्ण समझ गए। उसके बाद यहाँ यदि देखते हैं हम तो उपोष्ण है, यानी उससे थोड़ी कम गर्मी है, उसको हम उपाद्र भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी आर्द्रता होती है। और यदि इससे नीचे हम आते हैं तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, आर्द्र जलवायु, ठीक है। ये तो कैसा हमारा उष्ण है, ठीक है। उसके बाद इसको उपोष्ण बोल देंगे और इसको बोल देंगे आर्द्र। यदि आप इसको हम आर्द्र बोल देंगे तो इसको हम उपाद्र भी बोल देंगे, इसको हम उष्ण बोल देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, मीडियम जो है वो रहता है। उसके अलावा जो आगे चीज़ इसकी आती है जलवायु हमारी है। उसके बाद यहाँ पे जो है मिट्टी कौन सी पाई जाती है,
तो यहाँ मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है कि नदियाँ जो लाती हैं या अरावली से ला कर जो जमा करती हैं, तो यानी नदियों के द्वारा जो जमाया जाता है उसको हम जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दूसरी यहाँ पाई जाती है दोमट मिट्टी, जो कि चिकनी मिट्टी होती है और जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो इसको बोलते हैं हम जलोढ़ और दोमट मिट्टी। उसके बाद जो है आपको बता दें कि इस एरिया में ज़्यादातर जो सिंचाई हो कुओं से होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे पानी का जो जल स्तर है वो बहुत नीचा नहीं है, नॉर्मल स्थिति में है। तो आज तक यहाँ पे क्या है, वर्षा के पानी से ही जो कुओं का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कुओं के द्वारा ही कुएँ जो हमारे हैं, ट्यूबवेल्स जो हैं, उनसे ही हमारे क्या होती है यहाँ पे आज भी सिंचाई की जाती है। उसके अलावा जो है नीचे हमें दिख रहा है ये, यहाँ पे एक चीज़ और है, छप्पन का मैदान। और मैदान तो आप जानते ही हैं, एक मैंने बोला था आपको, शायद पीछे वाली वीडियो स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको मालूम चल जाएगा मेरा, कि मैंने एक चीज़ बोली थी यहाँ पे कल जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने बोली थी कि यहाँ पे 56 की पहाड़ियाँ हैं, इस एरिया में है 56 की पहाड़ियाँ। इनको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, 56 की पहाड़ियाँ में आपको इसीलिए जो है तुलनात्मक रूप से बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पे तो 56 की पहाड़ियाँ हैं या 56 के मैदान, दोनों में अंतर हुआ ना। पहाड़ियों का मतलब क्या है कि 56 छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो मिलकर वहाँ बनती हैं, तो उसको 56 की पहाड़ियाँ बोल देते हैं सिरोही वगैरह में। और यदि यहाँ पे देखते हैं हम सिरोही जालोर, जो बाड़मेर जालोर, इनमें जो है ना ये सिरोही इनमें। और 56 का मैदान क्या होता है, मैदान तो वो क्षेत्र होता है जहाँ बहाव लाकर उसको पाटा जाता है, उसको हम मैदान बोलते हैं। तो 56 का मैदान यानी 56 नदी नाले निकलते हैं, छोटे नाले निकलो चाहे नदियाँ निकलो, वो उस एरिया में 56 निकलते हैं। इस कारण से जो मैदान भाग बना है उसको हम 56 का मैदान बोलते हैं। ये 56 का मैदान आपको दिख ही रहा है, कहाँ कहाँ पर है। ये प्रतापगढ़ है मेनली, तो ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, और इनके बीच का जो ये एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं हम 56 का मैदान। यानी ये डूंगरपुर से भी थोड़ी इसकी सीमा लग जाती है, वैसे मेनली जो है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ही आता है। अब उसके बाद आता है कि और क्या चीज़ें हैं, यानी हमारे यहाँ पर कुओं से तो होती है, लेकिन छोटी छोटी 2 नहरें भी यमुना नदी से निकाली गई हैं। उन नहरों का नाम क्या क्या है, एक तो आती है भरतपुर नहर, जो भरतपुर में तो आ चुकी है, अलवर में भी लाने का उसको प्रयास चल रहा है। उसके अलावा दूसरी नहर हमारी होती है, वो होती है गुड़गांवा नहर। ठीक है, दूसरी नहर जो है वो हरियाणा से है, गुड़गांवा में जो यहाँ लाने का उसको थोड़ा प्रयास किया जा रहा है। तो पहला तो हो गया भरतपुर नहर और दूसरी होगी गुड़गांवा नहर। ये दोनों ही नहरें जो हैं ये यमुना नदी से निकाली जा रही हैं। उसके अलावा जो हमारा होगा, यानी ये वाला एरिया तो हमारा ढाल कैसे होगी, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इनका ढाल तो हमारा हो गया है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन इस एरिया में जो नदियाँ निकलती हैं ऐसे जाती हैं, यानी नीचे की ओर जो दक्षिण में जो नदियाँ आती हैं उन नदियों का ढाल कैसे होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये नदियाँ जो हैं हमारी, ये नदियाँ जाकर गिरेंगे किसमें, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि गंगा और यमुना के साथ जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ये नदियों की स्थिति यदि हम देखते हैं तो ये नदियाँ इधर से जाकर ये गिरती हैं अरब सागर में। अरब सागर का ही पार्ट है कच्छ का रण प्रदेश और खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं या तो, या फिर कच्छ के, या नीचे वाली नदियाँ खंबात की खाड़ी में, जैसे ये ऊपर वाली नदियाँ आएंगी ये कच्छ के रण में, जो किसका पार्ट है, जो कि अरब सागर का ही एक पार्ट है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी बहकर जब जाती है तो इससे बहुत कटाव होते हैं। ठीक है, कटाव होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, और उसके साथ बहुत सारी पेड़ पौधे भी वहाँ विकसित हो जाते हैं, जैसे झाड़ी, क्या बोलते, झाड़ियाँ वगैरह, यानी बबूल वगैरह जो हैं इनके पेड़ विकसित हो जाते हैं। इस कारण से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बीहड़। ठीक है, तो चंबल का बीहड़ क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, या इसको कहा जाता है कंदराई। तो चंबल का बीहड़ क्षेत्र भी चंबल क्षेत्र में ही सवाई माधोपुर है, करौली है, अलवर है, सॉरी जयपुर का थोड़ा सा पार्ट है। इस बार मेनली तो जो आता है ये करौली और सवाई माधोपुर में ही चंबल का बीहड़ क्षेत्र आता है। तो यानी यहाँ पे जो कटाव लगता है और उससे जो गड्ढे बन जाते हैं, विशेष आकृति बन जाती हैं, उनको हम चंबल के बीहड़ या चंबल की कंदराएँ कहते हैं। तो इसको बीहड़ या कंदराएँ भी हम जो हैं वो बोलते हैं। 56 की पहाड़ियाँ हो ही चुका है। उसके अलावा
इसमें जो है यानी यदि हम देखते हैं तो इसके दक्षिणी पार्ट में, दक्षिणी पार्ट आ गया ये, तो इस पार्ट में कौन सा है, हाड़ौती का पठार, नीचे हाड़ौती का पठार आ गया। और यदि हम यहाँ देखते हैं तो ये आ गया विंध्यन का पठार। इन दो पठारी क्षेत्र हैं जो इसके नीचे अवस्थित है। तो ये दोनों पठार क्षेत्र हैं जो इसके नीचे अवस्थित हैं और इसके ऊपर जो है हमारा क्या है, मैदानी भाग है। तो ये जो आज हमारा था पूर्वी मैदानी भाग, इसके एक दो चीज़ें और हैं जो अभी हम करेंगे। राधा उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यानी कि हमारा पूर्वी मैदानी भाग है। इस पूर्वी मैदानी भाग को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। और 3 भाग कौन कौन से हैं, यानी 3 उप भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं, बनास बेसिन है, दूसरा है चंबल बेसिन है और तीसरा है छप्पन का बेसिन। यानी 3 बेसिन आते हैं इसमें। जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तरफ से कौन सी है, बनास बेसिन, यानी हमारे अरावली से एक बनास नदी निकलती है और तो बनास नदी अरावली से निकलने वाली और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो बनास बेसिन में आती हैं। यानी बनास नदी और उसकी सहायक नदियां हैं कौन सी, खारिये, बेड़च है, मीनाल है, कोठारी, काली सिंध और मानसी। स्टूडेंट ये है कि हम नदियों का जब टॉपिक करेंगे तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है विद मैप हम देखेंगे। हम नदी भी निकालेंगे, उसके साथ सहायक नदियाँ भी इंकित करेंगे कि ये राजगढ़ से निकल रही है, ये जयपुर से निकल रही है, उसके साथ हम सारा करेंगे। तो अभी मैं नदियों का जो है ज़्यादा विस्तार से विवेचन नहीं कर रही हूँ। कौन सी नदी है, कौन सी बेसिन है, उसका क्या संबंध है, बस इतना ही आज हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में जो है हमारी चंबल और उसकी सहायक नदी, ठीक है। कौन चंबल बेसिन की बात करेंगे, चंबल और उसकी सहायक नदी आ जाएंगी। अब सहायक नदियाँ कौन सी, जब नदी हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम। उसके अलावा जो चंबल का जो है एक बीहड़ क्षेत्र भी है, यानी एक विस्तृत बीहड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये क्या है, चोर और डाकुओं का क्या है, चोर डाकुओं के आतंक वो रहते हैं इसमें, जो चोरी डाकैती करके और यहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं। उसके अलावा क्या है, तीसरा जो हमारा था वो छप्पन का बेसिन। और छप्पन का बेसिन मैंने बताया था अभी, छप्पन का मैदान आपको, इन छप्पन के मैदान को छप्पन का बेसिन, बेसिन का मतलब मैदान ही होता है, मैदानी क्षेत्र। तो ये छप्पन का बेसिन है, छप्पन का मैदान ही है। और इसमें क्या क्या आती हैं, यानी छप्पन का बेसिन में माही नदी होती है, माही और उसकी सहायक नदी। अब माही और उसकी सहायक नदी जो हैं वो इसमें आती हैं। और मेनली छप्पन का मैदान यदि आपसे पूछा जाता है तो वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का एरिया आता है, ठीक है। तो आपको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ही राइट करना है। यदि डूंगरपुर कहीं अटैच कर देती, 3 नदी दे हैं तो फिर आपको डूंगरपुर देखना है, डूंगरपुर आप नहीं देखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और दी जाती है, इसको वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। जो नीचे वाला पार्ट है वागड़ क्षेत्र है ये, तो इसको वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो एरिया है उसको वागड़ जो वर्ड है ये इसके लिए दिया गया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के लिए।